छात्राओं, संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम गद्य काव्य का अध्ययन करेंगे। संस्कृत गद्य लेखन की परंपरा छात्राओं वैदिक संहिताओं की तरह ही प्राचीन है। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य का प्राचीनतम रूप उपलब्ध है। इसकी तैत्तिरीय संहिता गद्य का प्राचीनतम रूप उपस्थित करती है। अथर्ववेद का छठा भाग भी गद्य रूप में है। परवर्ती साहित्य में ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में गद्य का व्यावहारिक रूप उपलब्ध होने लगता है, जो वैदिक गद्य की परंपरा का प्रौढ़ और संवर्धनशील रूप है। कालांतर में तत्व ज्ञान, व्याकरण, विज्ञान विषयक ग्रंथ, ज्योतिष और टीका ग्रंथों में गद्य का व्यवहारोपयोगी प्रौढ़ रूप सामने आया। इन ग्रंथों का गद्य वैदिक साहित्य के गद्य का विकसित रूप प्रस्तुत करता है और इस स्थिति में गद्य जीवन के निकट फलने फूलने लगता है। कथा काव्य, आख्यायिका, चंपू काव्य और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में गद्य के साहित्यिक, सहज एवं अलंकृत रूप के दर्शन होते हैं और इनका संस्कृत गद्य अपने परिनिष्ठित रूप में पूर्णतः समृद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है। गद्य काव्य के समृद्धि युग के 3 सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं छात्राओं: आचार्य दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट। संस्कृत गद्य का परिष्कृत और अलंकृत रूप महाकवि दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट के गद्य काव्यों में समुपलब्ध होता है। दंडी की 3 रचनाएं हैं: काव्यादर्श, जो कि अलंकार ग्रंथ है, दूसरी अवंती सुंदरी कथा और तीसरी दश कुमार चरितम। इस प्रकार इनकी 3 रचनाएं हैं। संस्कृत गद्य साहित्य की उत्कृष्ट कृति है छात्राओं दश कुमार चरितम, जो कि दंडी की है। तो महाकवि दंडी की जो दश कुमार चरितम है वह संस्कृत गद्य साहित्य की उत्कृष्ट कृति है और इसी वैशिष्ट्य के कारण गद्य काव्यत्रयी, जैसे छात्राओं आपने सुना होगा लघुत्रयी, वृहत्रयी, इसी तरह से गद्य काव्यत्रयी भी है, जिसके अंतर्गत दश कुमार चरितम जो दंडी का है ग्रंथ और वासव दत्ता सुबंधु की और बाणभट्ट की कादंबरी, ये गद्य काव्यत्रयी के रूप में प्रसिद्ध है। और दश कुमार चरितम की वैशिष्ट्य के कारण गद्य काव्यत्रयी में दश कुमार चरितम की भी गणना की जाती है। यह दश कुमार चरितम छात्राओं 3 भागों में विभक्त है: पूर्व पीठिका, दश कुमार चरित और उत्तर पीठिका। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कुछ विद्वान दश कुमार चरित को ही दंडी की कृति मानते हैं। इस गद्य काव्य का कथानक छल छद्म पूर्ण कृत्यों, चमत्कारिक एवं अलौकिक घटनाओं से पूर्ण है। यही कारण है कि इसे धूर्तों का रोमांस भी कहा जाता है। छल कपट, मार काट, चोरी ठगी से ओतप्रोत यह सजीव कृति है। व्यंग्य एवं विनोद का पुट देकर इसमें तत्कालीन समाज का बड़ा ही सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। इसमें कपटी ब्राह्मण, दंभी तपस्वी, व्यभिचारी स्त्रियों और हृदयहीन वेश्याओं का चरित्र उभर कर सामने आया है। लौकिक और अलौकिक घटनाओं का बाहुल्य है। इस गद्य ग्रंथ में पुष्पपुरी के राजा राजहंस के पुत्र और उसके मंत्रियों के पुत्रों की कथा है। तपस्या के द्वारा बल प्राप्त किए मालवेश्वर मानसार से पराजित होने पर राजहंस जंगल में चला जाता है। वहीं उसे तथा उसके मंत्रियों को पुत्र होते हैं
बड़े होने पर ये सभी देशाटन को निकलते हैं और परिस्थितिवश सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तथा विचित्र और संकटपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वे पुनः लौटकर मिलने पर अपनी अपनी कथा सुनाते हैं और उनके द्वारा सुनाई गई कथा ही छात्रों दशकुमार चरितम है। दंडी का यह गद्य काव्य दशकुमार चरितम एक श्लाघनीय रचना है और इसका गद्य दिन प्रतिदिन के व्यवहार योग्य सजीव है। उसकी प्रासादिकता दंडी की निजी विशेषता है। महाकवि दंडी अपनी भाषा को अलंकारों के आडंबर से बचाते हैं और इसीलिए इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण, मंजी हुई और मुहावरेदार है। वे सुबंधु और बाण इन दोनों की शैली का अनुगमन कर एक नवीन प्रकार की शैली की उद्भावना करते हैं, जिसके विशेष गुण हैं अर्थ की स्पष्टता, रस की सुंदर अभिव्यक्ति, पद का लालित्य और दैनंदिन प्रतिदिन प्रयोग की क्षमता। दंडिनः पद लालित्यम, ये सूक्ति छात्रा आपने भी सुनी होगी। इस दंडिनः पद लालित्यम के ऊपर पंडित समाज अपने को न्यौछावर किए हुए हैं। दंडी ने कथा वस्तु का संयोजन बड़े ही मनोयोग पूर्वक किया है। कवि ने शिष्ट, हास्य, मधुर, व्यंग्य और गंभीर वर्णन द्वारा कथा को रोचक बनाया है। साथ ही यथार्थ के साथ आदर्श का समन्वय, रसानुकूल शब्द योजना, सरल, सुबोध और प्रसाद गुणमयी भाषा और अकृत्रिम शैली दंडी के काव्य की विशेषताएं हैं और इसीलिए कहा गया है कविर दंडी, कविर दंडी, कविर दंडी न संशय। निश्चय ही यह उक्ति दंडी के पद लालित्य, कवित्व एवं पांडित्य की परिचायिका है।